पॉइजनिंग, सॉरी कोरेसिव पॉइजनिंग। तो कोरेसिव पॉइजन, ये यार क्या हो रहा है, अच्छा सॉरी, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो देखो कोरेसिव पॉइजनिंग हम लोग देखेंगे। तो कोरेसिव पॉइजनिंग, तो बेसिकली देखो कोरेसिव पॉइजनिंग में हम लोग को इसमें टाइप क्या क्या होता है, इसमें 3 टाइप होता है बेसिकली। कौन सा हम अभी कल ही बताया था, एक होता है मिनरल, एक होता है ऑर्गेनिक, और एक कौन सा होता है और वेजिटेबल। तो वेजिटेबल में क्या होता है, हाइड्रोसायनिक एसिड आता है। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें अपना आता है ऑक्सैलिक एसिड आता है इसमें। और इसमें क्या होता है बेसिकली, एसिडिक एसिड आ गया अपना, एसिडिक एसिड आ गया, ऑक्सैलिक एसिड और कार्बोलिक एसिड। तो 3 इसमें आते हैं ऑर्गेनिक में। और वेजिटेबल में हाइड्रोसायनिक एसिड। और मेटेलिक में क्या क्या आएगा अपने, ये Cl आ गया अपना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो इसमें 3 ये मेन आते हैं यहाँ पे अपने को। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो कोरेसिव पॉइजनिंग है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है बेसिकली, जो अपने मिनरल वाले हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग बता रहा हूँ। तो बेसिकली मिनरल वाले का ही एक्शन बता रहा हूँ मैं, मिनरल का कॉमन एक्शन और कॉमन साइन सिम्टम और कॉमन ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो अगर आ गया ना तीनों में से एक, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं। या तो ऐसा भी कर के पूछ सकता है कोरेसिव पॉइजनिंग के लिखने के लिए मिनरल एसिड के लिए। तो सबसे पहले देखो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। सबसे पहले डिहाइड्रेटिंग द टिश्यू, डिहाइड्रेटिंग द टिश्यू। तो पहला एक्शन क्या होता है, टिश्यू को क्या करता है, डिहाइड्रेट कर देता है। दूसरा एक्शन क्या होता है इसका, कोगुलेशन ऑफ सेल्यूलर प्रोटीन। दूसरा एक्शन क्या होता है, कोगुलेशन ऑफ सेल्यूलर प्रोटीन। तीसरा एक्शन क्या होता है बेसिकली, तो पहला था डिहाइड्रेटिंग ऑफ टिश्यू, दूसरा है कोगुलेशन ऑफ उसके बाद तीसरा है हीमोग्लोबिन को किसमें, हीमेटिन में कन्वर्ट कर देगा, हीमेटिन। इसकी वजह से जो कलर होगा ना ओमीटस का, वो होगा ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का होता है, ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का होता है, इसकी वजह से इसका कलर। तो हीमोग्लोबिन को हीमेटिन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका 3 एक्शन है, डिहाइड्रेटिंग द टिश्यू, कोगुलेशन ऑफ द सेल्यूलर प्रोटीन, उसके बाद कन्वर्ट हीमोग्लोबिन इनटू हीमेटिन। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हो गया। तो बेसिकली अब हम लोग इसके साइन सिम्टम देखते हैं, साइन एंड सिम्टम देखिए कोरेसिव पॉइजनिंग का। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे थर्स्टी, जो बंदा रहेगा ना बहुत ज़्यादा थर्स्टी रहेगा, हद से ज़्यादा वो थर्स्टी रहेगा वहाँ पे। सेकेंड यहाँ पे डिहाइड्रेशन उसको रहेगा, डिहाइड्रेशन क्योंकि वहाँ पे उसको सलाइवा बहुत आता है यहाँ पे। थर्ड यहाँ पे हो गया सलाइवेशन, उसको सलाइवेशन बहुत होगा। चौथा यहाँ पे क्या हो गया, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। यहाँ पे जो ये अपना लिप है ना, तो यहाँ पे लिप के जो एंगल है ना यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वहाँ पे रेडनेस वगैरह हो जाएगा। फिफ्थ में यहाँ पे क्या है, चेंज इन वॉइस। क्यों क्या होता है यहाँ पे, फरिंग्स और लरिंग्स में क्या हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसीलिए चेंज इन वॉइस। 6 क्या होता है यहाँ पे, एडिमा इन ग्लॉटिस। इसकी वजह से क्या होता है बेसिकली, एडिमा इन ग्लॉटिस के लिए क्या होगा, उसको डिज्निया होता है। ये हो गया। तो अभी आगे हम लोग देखते हैं और क्या सिम्टम है, और क्या सिम्टम होते हैं बेसिकली। और क्या कराता है, पेरिटोनाइटिस करा देता है, पेरिटोनाइटिस, बर्निंग सेंसेशन इन माउथ एंड स्टमक, यहाँ पे स्टमक अल्सर भी करा सकता है, अल्सर माउथ अल्सर भी करा सकता है ये। उसके बाद क्या करा सकता है बेसिकली, पल्मोनरी एडिमा। तो बेसिकली एडिमा क्यों हो रहा है बेसिकली, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीमेटिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली ऑक्सीजन का यूज ही बॉडी में नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे सफोकेशन भी होगा। इसीलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्या है, सफोकेशन भी होगा इसकी वजह से। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो रहा है, जो कि ऑक्सीजन को लेके जाता है ब्लड में ऑक्सीजन को लेकर घूमता है। पर अब यहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे इसी के लिए पल्मोनरी कंजेशन वगैरह होंगे, पल्मोनरी एडिमा होगा और सफोकेशन वगैरह होगा यहाँ पे। और सिंस यहाँ पे कोरेजिनेशन है, तो इसी के लिए यहाँ पे बर्निंग इन माउथ रहेगा, तो ये सब रहेगा। तो ये अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। और ये अगर एक और इम्पॉर्टेंट बताऊँ तो जो एसिड रहता है ना, ये एसिड वाला जो करता है कॉन्स्टिपेशन करा देता है, कॉन्स्टिपेशन होता है एसिड से, होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये स्कैंटी स्टूल हम इसमें होता है, स्कैंटी स्टूल होता है, मतलब बहुत ही कम स्टूल होता है। और जो अल्कली वाला ये बेसिकली क्या करता है, डायरिया करा देता है, डायरिया। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टूल का डिस्चार्ज होगा, तो ये अपने को ध्यान रखने का है। अब हम लोग बेसिकली देखते हैं इसका साइन सिम्टम देख लिया। अब कॉज ऑफ डेथ क्यों होते हैं यहाँ पे, कॉज ऑफ डेथ
तो कॉज ऑफ डेथ क्या होता है कोरोसिव पॉइजनिंग में? तो सबसे पहले यहाँ पे कॉज ऑफ डेथ में सबसे पहला हो गया कि हो सकता है वो यहाँ पे न्यूरोजेनिक शॉक हो, न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है, सेरिब्रल एडिमा की वजह से न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है वो। यहाँ पे सेप्सिस हो सकता है, वहाँ पे सेप्सिस हो सकता है वहाँ पे उसको। यहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है क्योंकि डिहाइड्रेशन उसको हो रहा है। थर्ड वहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे उसको थर्ड वहाँ पे सकता है पेरिटोनाइटिस की वजह से उसको हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। परफोरेशन की वजह से सकता है, परफोरेशन की वजह से उसका डेथ हो सकता है, स्टमक ही फट जाए। और उसकी वजह से उसके बाद क्या हो सकता है वहाँ पे ये हो गया अपन। और इसके बाद यहाँ पे एडिमा ग्लॉटिस में जो एडिमा है उसकी वजह से हो सकता है, और पल्मोनरी एडिमा की वजह से हो सकता है उसको। इसकी वजह से क्या हो जाएगा बेसिकली कोलैप्स, लंग यहाँ पे कोलैप्स हो जाती हैं, तो इसकी वजह से डेथ हो सकती है। जब यहाँ पे ग्लॉसिस में एडिमा हो गया तो सांस अंदर जाएगी नहीं, या फिर जो पल्मोनरी एडिमा हो गया तो यहाँ पे एयर एक्सचेंज नहीं होगा, तो उससे भी डेथ हो सकती है। तो ये हो गया, तो कॉज ऑफ डेथ हम लोग ने देख लिया इसमें। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले साइंस और इसका ट्रीटमेंट, कोरोसिव पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट क्या क्या होता है बेसिकली। तो सबसे पहले बताऊँ ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले इसमें बात करूँ कि ट्रीटमेंट में, तो अगर एसिड पॉइजनिंग है ना, एसिड पॉइजनिंग, तो इसके लिए हम लोग क्या क्या दे सकते हैं? वाटर दे सकते हैं, वाटर, लाइम वाटर दे सकते हैं, लाइम वाटर दे सकते हैं। उसके बाद और हम लोग क्या देते हैं? एग एल्ब्यूमिन दे सकते हैं, एग एल्ब्यूमिन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एसिड है तो यहाँ पे वीक अल्कली दे सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं, एल्यूमिनियम, इसका क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड दे सकते हैं, बल्कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं। और वेजिटेबल ऑयल हम लोग दे सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल दे सकते हैं। और जैसे बताऊँ तो वेजिटेबल ऑयल, और अगर अपने पास जैसे मिल्क है ना, मिल्क तो मैं भूल गया, मिल्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क भी उसको हम लोग दे सकते हैं उसको। तो वाटर दे सकते हैं, लाइम वाटर दे सकते हैं, एग एल्ब्यूमिन, मिल्क दे सकते हैं, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी दे सकते हैं। और सोप सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, सोप सॉल्यूशन भी हम लोग इसमें दे सकते हैं, सोप सॉल्यूशन। और टूथपेस्ट ये भी हम लोग इसमें दे सकते हैं। अब अगर यही अल्कली पॉइजनिंग है ना, अल्कली पॉइजनिंग, तो यही जो है अल्कली पॉइजनिंग अगर होगा अगर अल्कली पॉइजनिंग हो तो हम लोग यहाँ पे वीक एसिड देंगे, जैसे एसिडिक एसिड हम लोग दे सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं? एसिडिक एसिड हम लोग दे सकते हैं। और हम लोग क्या दे सकते हैं बेसिकली? लाइम जूस ये हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं उसको। अब हम लोग आगे देखते हैं। सॉरी यार, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो देखो, तो और इसके बाद अभी देखो, फॉर पेन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या देंगे? पेन के लिए हम लोग इसको मॉर्फिन दे सकते हैं, पेन के लिए मॉर्फिन दे सकते हैं। और जो यहाँ पे थर्स्ट है तो बहुत ज़्यादा थर्स्ट है उसको, तो यहाँ पे आइस क्यूब उसके मुंह में रख सकते हैं, आइस क्यूब हम लोग उसके मुंह में रख सकते हैं। उसके बाद डिहाइड्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे IV फ्लूइड हम लोग उसको दे सकते हैं, IV फ्लूइड। इसमें हम लोग RL या फिर NS या फिर DNS हम लोग इसको दे सकते हैं। ये हो गया। देन इसके बाद ये हो गया। अगर इसके बाद और बताऊँ, जैसे फॉर शॉक, अब डिहाइड्रेशन की वजह से बंदा शॉक में जा सकता है तो उसको हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, इसमें हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये हो गया। अब बेसिकली जो ग्लॉटिस जो है, अब जो ग्लॉटिस में एडिमा है तो ट्रैकियोस्टोमी हम लोग कर सकते हैं, ट्रैकियोस्टोमी हम लोग कर देते हैं, ट्रैकियोस्टोमी। तो ये अपने को ध्यान रखने का अच्छे से, तो ये बता दिया मैंने। देन इसके बाद ये हो गया। अब इसका जो एंटीडोट होता है, तीनों का एंटीडोट, ये Cl HNO3 और ये जो H2SO4, इसका एक एंटीडोट होता है, उसको बोलते हैं अमाइनो प्रोपियोनाइट्रिल। तो ये होता है अमाइनो प्रोपियोनाइट्रिल। तो अमाइनो प्रोपियोनाइट्रिल जो होता है इसका ये होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया अपना, तो अमाइनो प्रोपियोनाइट्रिल तो याद रखने का। तो बेसिकली किसमें एसिड या फिर जो अल्कली है, एसिड या फिर मिनरल एसिड, और जो अभी ऑर्गेनिक एसिड की बात की हम लोग ने, ये दोनों ये इसमें एंटीडोट हम लोग दे सकते हैं। ये हम लोग ने देख लिया, तो ये हम लोग ने देख लिया। आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं जो HCl है, इसमें कुछ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे HCl का कुछ देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले H2SO4 से हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले H2SO4 हम लोग चालू करते हैं,
SO4 से चालू करते हैं। तो SO4 को इसको हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोल सकते हैं इसको। इसका जो फीटल डोज होता है ना वो कितना होता है 10 से 15 होता है, 10 से 15 ml होता है। उसके बाद इसका जो फीटल पीरियड होता है, फीटल पीरियड इसका कितना होता है 24 आवर होता है। इसका फीटल पीरियड 24 आवर होता है। और यहाँ पे बेसिकली अगर इसकी एक और खासियत बताऊँ तो यहाँ पे इसकी एक खासियत अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे क्या करता है बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ग्रे वाइट मैटर फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रे वाइट मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रे वाइट मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। ये हो गया। और तो जितने भी साइन सिम्टम है ना, और यहाँ पे लो यूरिन होता है, यहाँ पे ओलिगो यूरिया कॉज करता है। ओलिगो यूरिया मतलब लेस देन जो है 500 ml बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगो यूरिया। तो ओलिगो यूरिया कराता है। ओलिगो यूरिया किसको बोलते हैं? ओलिगो यूरिया मतलब कम यूरिन बनना। तो लेस देन 500 ml एक दिन में बन रहा है तो उसको बोलेंगे ओलिगो यूरिया। और एन यूरिया एक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेस देन 50 ml जब बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ए यूरिया, या फिर एब्सेंट, या फिर ए भी ना रहे, 50 ml भी ना रहे, या फिर लेस देन 50 हो तो उसको बोलते हैं एन यूरिया। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे या उसके बाद ए हम लोग हो गया। उसके बाद HNO3 की खासियत हम लोग देखते हैं। तो देखो जो ओमीटस रहेगा ना इसमें येलो कलर रहेगा, तो जहाँ पे ओमेटिक डिपोजिट होगा तो येलो कलर रहेगा। याद रखना जो H2SO4 है उसका जो ओमेटिक जहाँ पे वो डिपोजिट होगा वो ब्लैक कलर का रहेगा। इसका फीटल डोज जो होता है 15 से लेकर 20 ml रहता है। उसका 10 से 15 था, इसका 15 से 20 ml। फीटल पीरियड इसका 24 आवर रहता है। फीटल पीरियड इसका कितना रहेगा 24 आवर इसका फीटल पीरियड रहता है। इसको हम लोग येलो एसिड भी बोलते हैं, इसको येलो एसिड। और यहाँ पे कुछ और भी साइन सिम्टम होते हैं, जैसे यहाँ पे स्नीजिंग होता है, यहाँ पे कफिंग होता है, कफिंग और स्नीजिंग वगैरह भी यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे डिलीरियम भी मिलता है, डिलीरियम भी यहाँ पे अपने को मिलता है। और यहाँ पे स्टमक गैसेस मिलती है यहाँ पे, और स्टमक गैस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, स्टमक में गैस ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हम लोग HCl देखते हैं। तो जो ओमीटस जहाँ पे गिरेगा वो कैसा होगा, इसमें रेड कलर का होता है, बेसिकली रेड कलर का। फीटल पीरियड जो है इसमें जो होता है 24 आवर होता है। फीटल डोज जो होता है वो होता है 20 से 25 होता है, 20 से 25 होता है। और यहाँ पे मोर स्टमक गैसेस, यहाँ पे भी मोर स्टमक गैसेस, ये अपने को ध्यान रखने का है। तो ये हो गया। देन इसके बाद ये हम लोग ने देख लिया तो एक कोरोसिव पॉइजनिंग हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें बता रहा हूँ मेन नोट करने लायक क्या है कि इसमें हम लोग को क्या नहीं कराना है। बेसिकली जो हम लोग को इसमें स्टमक वॉश है ना, स्टमक वॉश जो है वो नहीं कराना है, ना तो एमेटिक देना है, ना तो एमेटिक। ये तीनों में HCl, H2SO4, HNO3 ये तीनों में स्टमक वॉश और एमेटिक क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब हम लोग आगे देखते हैं। बेसिकली अब हम लोग देखते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सैलिक एसिड बेसिकली क्या होता है कि ये इसमें रिमोट एक्शन भी होता है और लोकल एक्शन भी होता है बेसिकली। तो बेसिकली क्या कंबाइन करता है किसके साथ, कैल्शियम के साथ, और कैल्शियम ऑक्सैलेट बना देता है, कैल्शियम ऑक्सैलेट बना देता है। इसी के लिए जो यूरिन होता है ना, यूरिन उसमें से क्या आता है, इसमें कैल्शियम आता है, यूरिन से जो है कैल्शियम ऑक्सैलेट आता है। तो इसका रिमोट एक्शन अगर बताऊं तो सबसे पहले लोकल एक्शन बताऊं तो इसके सबसे पहले लोकल एक्शन की हम लोग बात करते हैं। तो इसका लोकल एक्शन कहाँ पे होता है, बेसिकली कोरोसिव एक्शन होता है। तो लोकल एक्शन में क्या कराता है, बेसिकली नेक्रोसिस कराता है, नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन कराता है। लोकल एक्शन हो गया इसका। और रिमोट एक्शन मतलब जहाँ पे डिपॉजिट हो गया उससे कहीं दूर जाके काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिमोट एक्शन। और लोकल एक्शन मतलब जहाँ पे गिरा है वहीं काम करेगा। तो ये जहाँ पे गिरता है वहाँ पे नेक्रोसिस और गैंग्रीन करा देता है। अब ये हो गया। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, सेल डेथ, और गैंग्रीन मतलब सेल डेथ प्लस प्यूट्रीफेक्शन। अब इसका रिमोट एक्शन कहाँ पे होता है, बेसिकली किडनी पे होता है। तो किडनी पे क्या करता है, ये किडनी को यहाँ पे डैमेज करता है। और जो यूरिन होता है, यूरिन में से यहाँ पे बोला है ऑक्सैल यूरिया मतलब कैल्शियम ऑक्सैलेट निकलते हैं यूरिन से। और ये बेसिकली नर्वस सिस्टम पे क्या करता है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम में कन्वर्जन कराता है नर्वस सिस्टम पे ये। अब इसका फीटल डोज बताऊँ तो और सब साइन सिम्टम यहाँ पे GIT के सब सेम मिलेंगे। वोमिटिंग होगा, उसको सोर थ्रोट होगा, बर्निंग पेन, अपर GIT पेन होगा, और CNS में टिंगलिंग, नमनेस वगैरह मिलेंगे। और फीटल डोज अगर इसकी बात करूँ तो फीटल डोज इसका कितना है, बेसिकली 15 से 20 ग्राम इसका फीटल डोज है। फीटल पीरियड इसका जो होता है 1 to 2 आवर होता है, इसका फीटल पीरियड इसका 1 to 2 आवर होता है। अब ट्रीटमेंट जो गैस्ट्रिक लावा इसमें हम लोग बेसिकली नहीं कराते गैस्ट्रिक लावा।
गैस्ट्रिक लावा इसमें, क्योंकि जितने भी कोरेजिव है ना उनमें सिर्फ कार्बोलिक एसिड को छोड़ के किसी में हम लोग गैस्ट्रिक लावा नहीं कराते ना, तो इसमें हम लोग एमेटिक देते हैं। और यहाँ पे हम लोग को ये हो गया। उसके बाद एंटीडोट जो उसका एंटीडोट इसका होता है, जो इसको में कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, इसका कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसका एंटीडोट क्या होता है बेसिकली कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद मैं बताऊँ लास्ट अपना बोल गया कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड बेसिकली ये भी क्या कराता है, कोरेजिव एक्शन होता है। इसका एक्शन क्या होता है, कोरेजिव एक्शन होता है। तो यही भी सब सेम, यहाँ पे सब सिम्टम साइन यहाँ पे सेम सब मिलते हैं। और यहाँ पे इसका लोकल एक्शन बात करूँ तो लोकल एक्शन यहाँ पे बहुत ईजी है। ये भी क्या कराता है, नेक्रोसिस कराता है, पैलस गैंग्रीन कराता है। और रिमोट एक्शन इसका किडनी पे होता है। तो यहाँ पे किडनी से क्या कराएगा, कार्बोल यूरिया। तो कार्बोल यूरिया मतलब कार्बोलिक एसिड निकलता है यूरिन से, तो कार्बोल यूरिया इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद और साइन सिम्टम जीआईटी के तो सब सेम मिलेंगे, वही पेन होगा, नोजिया होगा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस होगा, ये सब सेम होंगे वहाँ पे। सीएनएस में वही गिडीनेस होगा, उसके बाद पिपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो ये सब यहाँ पे मिलेंगे। और ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसमें इसका जो फीटल डोज होता है, फीटल डोज जो इसका होता है 20 से 25 इसका 10 से 15 mg इसका फीटल डोज होता है, 10 से 15 mg फीटल डोज होता है। और इसका फीटल पीरियड कितना होता है, फीटल पीरियड इसका होता है 3 से लेकर 4 आवर तक, 3 से 4 आवर तक इसका फीटल पीरियड होता है। अब इसके लिए जो ट्रीटमेंट, अभी देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया। सभी कोरेजिव पॉइजनिंग में हम लोग एमेटिक नहीं देते थे, न तो गैस्ट्रिक लावा, पर इसमें हम लोग गैस्ट्रिक लावास भी करा सकते हैं, गैस्ट्रिक लावास करा सकते हैं, एमेटिक दे सकते हैं, हम लोग एमेटिक दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एमेटिक दे सकते हैं। और इसका जो एंटीडोट है ना, इसका एंटीडोट क्या रहेगा बेसिकली, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, इसका एंटीडोट है। ये हो गया। तो और सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है कोरेजिव पॉइजनिंग का, जो शुरू में मैंने बताया था, थर्स्ट के लिए वो क्या देंगे, वो रखेंगे, क्या बोलते हैं अपना आइस क्यूब, पेन के लिए मॉर्फिन देंगे, डिहाइड्रेट हो गया तो आईवी फ्लूइड देंगे, तो ये सब उसमें रहेगा वो। और अगर डिलीरियम है तो डायज़ेपाम वगैरह हम अपन उसमें दे सकते हैं। अब पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या क्या दिखेगा, बहुत देखो यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा होगा। अब सबका बता रहा हूँ ना, एक साथ सबका बता रहा हूँ। पल्मोनरी एडिमा मिलेगा, ऑर्गन में क्या मिलेगा, कंजेशन मिलेगा, स्टमक में वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ पे पेरिटोनाइटिस मिलेगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन वहाँ पे मिलेगा, और वहाँ पे टीयर वगैरह मिल सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे लोकल जहाँ पे वो गिरा है, तो लोकल वहाँ पे जहाँ पे गिरा है वहाँ पे क्या होगा, नेक्रोसिस वहाँ पे मिलेगा, अपने को नेक्रोसिस वहाँ पे, और गैंग्रीन वो बेसिकली यहाँ पे वो मिलेगा, नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन मिलेगा। तो अब विसरा कॉन्जेस्टेंट रहेंगे, पल्मोनरी एडिमा मिलेगा, लंग में एडिमा, पल्मोनरी एडिमा ये सब मिलेगा उसमें। तो ये हो गया। और तो जो जीआईटी कंजेस्टेड अपना रहेगा, तो दिस इज ऑल। और उसके बाद अब देखो इसका इस सब का मेडिको लीगल मैं बताता हूँ। तो मेडिको लीगल तो 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक होमिसाइडल हो सकता है, सुसाइडल हो सकता है, सुसाइडल और क्या होता है, एक्सीडेंटल हो सकता है, होमिसाइडल, सुसाइडल और एक्सीडेंटल। तो ये 3 हो सकता है अपने मेडिको लीगल। तो ये हो गया, तो ये अपना हो गया कोरेजिव पॉइजनिंग।